India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़े खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पराली जलाने पर एनजीटी ने पंजाब सरकार पर दिखाई सख्ती, कहा पूरा इलाका रेड जोन में बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आपने क्या किया? कलकत्ता हाई कोर्ट के जज और पति पर आपराधिक जांच में हस्तक्षेप का आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस से मांगी रिपोर्ट। दिल्ली सरकार शहर के अतिक्रमित वनों को आरक्षित वन घोषित करे। दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश 2 सप्ताह के भीतर अधिसूचना जारी हो, नहीं तो मुख्य सचिव को मिलेगा अवमानना नोटिस। पॉक्सो आरोपी अगर पीड़िता से शादी कर ले तो क्या केस रद्द होगा? हिमाचल हाईकोर्ट ने बड़े बेंच को किया मामला रेफर। India Legal presents Courts Roundup. पराली जलाने को लेकर एनजीटी में सुनवाई हुई। इस दौरान एनजीटी ने पराली जलाने को रोक नहीं लगाने पर पंजाब सरकार को फटकार लगाई। एनजीटी ने पंजाब सरकार से पूछा कि पराली जलाने पर रोक के लिए आपने क्या किया। एनजीटी ने कहा कि हमारे पास सैटेलाइट तस्वीर है, पूरा इलाका रेड जोन में बना हुआ है। पराली जलाने की रोकथाम और नियंत्रण को लेकर राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी में सुनवाई हुई। एनजीटी ने कहा कि हम पराली जलाने की घटना को लेकर चिंतित हैं। लगातार पराली जलाने की घटना पर पंजाब सरकार को सख्त फटकार लगाते हुए कहा कि आपके साथ यही समस्या है, आपको कुछ नहीं पता है, आप एक्शन कैसे लेंगे? एनजीटी ने कहा हमारे पास सैटेलाइट तस्वीर है, पूरा इलाका रेड जोन में बना हुआ है और ये हाल सुप्रीम कोर्ट के कल के आदेश के बाद का है। इस पर पंजाब सरकार ने कल तक का समय मांगा। तब एनजीटी ने पूछा कि क्या कल हालात आज से बेहतर होंगे? एनजीटी ने पंजाब सरकार से पूछा कि पराली जलाने को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपने क्या कदम उठाया? आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं और उस पर आदेश का अमल किया गया है या नहीं? पंजाब सरकार की ओर से कहा गया कि सरकार के दिशा निर्देश जारी हैं। इसमें एसएचओ को जिम्मेदारी दी गई है। कल से पराली जलाने पर 13 एफआईआर दर्ज की गई हैं। एनजीटी ने कहा कि इन बयानों का कोई मतलब नहीं है। ये बयान बार बार दिए जाते हैं। जब तक फैक्ट और फिगर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। पंजाब सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 10 नवंबर को सुनवाई करने वाला है। उसके बाद एनजीटी इस पर सुनवाई करे। एनजीटी ने पंजाब सरकार से पूछा कि आपकी तरफ से किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए क्या कोई दूसरा उपाय उपलब्ध कराया गया है? पंजाब सरकार ने कहा कि किसानों को सब्सिडी दर पर मशीनें मुहैया कराई गई हैं। एनजीटी ने फिर से पूछा कितने किसानों को मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं? आप एप्लीकेशन का डाटा दे रहे हैं, हम एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहे हैं। आप बताइए कि कितने किसानों को मशीनें दी गई हैं। एनजीटी ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है आप अपने द्वारा उठाए गए कदम से खुश हैं। एनजीटी ने कहा कि आपके किसी जवाब से हम संतुष्ट नहीं हैं। आपका पूरा तंत्र पूरी तरह से फेल हो चुका है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इतना सख्त फैसला दिया है। पंजाब ने कहा कि नोडल अधिकारी क्लस्टर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं जो पराली जलाने पर एक्शन लेते हैं। आज एनजीटी में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में भी जानकारी दी गई।
एनजीटी ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसरो सैटेलाइट इमेज में पराली जलाने की सटीक जगह की जानकारी दी गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश पर सभी संबंधित अथॉरिटी को एक्शन लेना होगा। एनजीटी में इस मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से चल रही आपराधिक जांच के संबंध में रिपोर्ट मांगी है। जांच में कथित तौर पर कलकत्ता हाई कोर्ट की जज जस्टिस अमृता सिन्हा और उनके पति के हस्तक्षेप का सामना करना पड़ रहा। बता दें आपको कि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्टी की खंडपीठ आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि हाईकोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश के वकील पति और खुद न्यायाधीश आपराधिक पारिवारिक विवाद मामले में आरोपी को बचाने के लिए पुलिस पर दबाव डाल रहे हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सुनाया फैसला। पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से उपस्थित वकील ने बताया कि जांच राज्य CID को ट्रांसफर कर दी गई है और कानून के अनुसार आगे बढ़ रही है। कुछ हमें कागजात दिखाए गए जिन्हें वकील को लौटा दिया गया। दिसंबर 2023 में दोबारा सूची बनाई जाएगी। इस बीच जांच जारी रहेगी। सुनवाई की अगली तारीख से पहले अपडेट स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल की जाएगी। यदि जांच पूरी हो जाती है तो जांच अधिकारी कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होगा। याचिकाकर्ताओं बानी रॉय चौधरी उम्र की विधवा और उनकी बेटी ने उत्तरदाताओं के हाथों अपने साथ हुए शारीरिक और मानसिक दुर्व्यवहार के बारे में गंभीर चिंता जताई है। मामला जो शुरू में ही पैतृक संपत्ति पर नागरिक विवाद था ने तब से परेशान करने वाला मोड़ ले लिया जब वकील ने कथित तौर पर जस्टिस सिन्हा के साथ अपने वैवाहिक संबंध के कारण अनुचित प्रभाव डालना शुरू कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के FIR की निष्पक्ष जांच का आह्वान किया और न्याय सुनिश्चित करने के लिए अदालत के हस्तक्षेप की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने ये भी बताया कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को क्यों लागू किया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्य सचिव को राजधानी के सभी अतिक्रमित वन क्षेत्रों को आरक्षित वन घोषित करने के लिए 2 सप्ताह के भीतर एक अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने दिल्ली के जंगलों की रक्षा करने में विफलता के लिए दिल्ली सरकार की खिंचाई की और कहा कि यदि 2 सप्ताह में अधिसूचना जारी नहीं की गई तो मुख्य सचिव को अदालत में उपस्थित रहना होगा। कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि 2 सप्ताह के भीतर आदेश का अनुपालन नहीं किया गया तो मुख्य सचिव को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया जाएगा। न्यायालय शहर के जंगलों पर अतिक्रमण के संबंधित याचिकाओं के एक समूह पर विचार कर रहा था। बताया गया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 15 जनवरी 2021 को एक आदेश पारित कर मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि भारतीय वन अधिनियम की धारा 20 के तहत अतिक्रमण रहित वनों को आरक्षित वन घोषित करने की अधिसूचना 3 महीने के भीतर जारी की जाए। एनजीटी ने कहा था कि उसके आदेशों का 3 महीने में पालन किया जाएगा। कोर्ट को बताया गया कि आदेश के करीब 3 साल बीत जाने के बावजूद ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई। न्यायमूर्ति सिंह ने आदेश का अनुपालन न करने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और टिप्पणी की और कहा कि अगर सरकार जंगलों की देखभाल नहीं कर सकती तो उसे बयान देना होगा कि केवल भगवान ही दिल्ली के नागरिकों की मदद कर सकते हैं। ये बताया गया कि एनजीटी ने जंगलों से अतिक्रमण हटाने और उनकी बहाली के संबंध में प्रगति की निगरानी के लिए एक निरीक्षण समिति के गठन का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को एक व्यापक हलफनामा दायर करने का भी आदेश दिया है जिसमें अतिक्रमित भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदमों की गई वनीकरण कार्रवाई और अन्य सभी विवरणों का विवरण दिया गया हो। मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्कूलों में धर्म और मजहब के बीच अंतर सिखाने की जनहित याचिका पर सरकार से जवाब मांगा है। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की PIL में इस्लाम और ईसाई धर्म से जुड़े धर्मांतरण उद्योग के अस्तित्व का भी आरोप लगाया गया और कहा गया कि धर्म शब्द का इस्तेमाल हिंदू धर्म का वर्णन करने के लिए
नहीं किया जा सकता। स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में इस पर एक अध्याय शामिल करने के लिए एक जनहित याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा। भारतीय जनता पार्टी नेता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया कि जब अब्राहम धार्मिक परंपराओं और हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसी इंडिक धार्मिक परंपराओं की बात आती है तो धार्मिक पहचान की प्रकृति भिन्न हो जाती है। उन्होंने इस्लाम और ईसाई धर्म से जुड़े धर्मांतरण उद्योग के अस्तित्व का भी आरोप लगाया। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला के खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और प्रतिवादियों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। अब इस मामले की सुनवाई 16 जनवरी 2024 को होगी। जनहित याचिका में तर्क दिया गया कि धर्म मजहब नहीं है, इसीलिए सरकार को जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों जैसे दस्तावेजों में धर्म के बजाय धर्म का उचित अर्थ इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी याचिका में उपाध्याय ने कहा कि पश्चिम में धर्म शब्द का उपयोग यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम जैसे विश्वासों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। हालांकि एक धर्म के रूप में हिंदू धर्म का संदर्भ गलत है और पूरी तरह से पश्चिमी संदर्भ से लिया गया है। उन्होंने कहा कि धर्म शब्द का अंतर्निहित निहितार्थ ये है कि केवल एक ही धर्म सत्य है, क्योंकि धर्म परस्पर अनन्य है और इसीलिए अन्य सभी धर्म झूठे हैं। हालांकि भारत की धर्म आधारित जीवन शैली इसमें विश्वास नहीं करती। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक व्यक्ति के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम या पॉक्सो अधिनियम के तहत एक मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया। केस में आरोपी ने पीड़िता के साथ अपनी शादी का हवाला देते हुए राहत के लिए अदालत का रुख किया था। न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह उच्च न्यायालय की उन समन्वित पीठों से असहमत थे जिन्होंने समान परिस्थितियों में मामलों को रद्द कर दिया था। एकल न्यायाधीश ने अब इस मुद्दे की जांच के लिए एक बड़ी पीठ के गठन के लिए मामले को मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया है। और क्या यदि आरोपी ने पीड़िता से शादी कर ली तो क्या पॉक्सो अधिनियम के मामलों को रद्द किया जा सकता है? पक्षों के बीच हुए समझौतों को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि इस तरह के समझौते को स्वीकार करने से ऐसे जघन्य अपराधों में शामिल अपराधियों को ऐसे कृत्यों में शामिल होने और फिर पीड़ित बच्चे के साथ समझौता करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। न्यायालय ने कहा कि ये पॉक्सो अधिनियम जैसे विशेष कानून को लागू करने के विधायिका के उद्देश्य को विफल कर देगा। अदालत ने कहा कि पीड़ित बच्ची और उसके माता पिता का आरोपी के साथ समझौता अप्रासंगिक था। न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि गंभीर अपराधों में वर्तमान अपराध की तरह अपराध हमेशा राज्य के खिलाफ होता है और निजी पक्ष मामले से समझौता नहीं कर सकता। अदालत समझौते के आधार पर 2020 के मामले को रद्द करने के लिए आरोपियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट को बताया गया कि पीड़ित बच्ची और याचिकाकर्ता के बीच बचपन से ही प्यार था। उन्होंने इस साल 9 मार्च को शादी इसमें कर ली थी और इस बात पर जोर देते हुए पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध समाज के खिलाफ अपराध हैं और अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों के मद्देनजर न्यायालय को उच्च न्यायालय के समन्वय पीठों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से सहमत होना मुश्किल लगा। झारखंड उच्च न्यायालय ने कहा कि असंतुष्ट पत्नियां आईपीसी की धारा 498A का उपयोग ढाल के बजाय एक हथियार के रूप में कर रही है। ये धारा ससुराल वालों द्वारा अब महिलाओं पर क्रूरता को अपराध मानती है। न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि ऐसे मामले अक्सर पत्नियों द्वारा बिना उचित विचार विमर्श के मामूली मुद्दों पर आवेश में आकर दायर किए जाते हैं। पति या उसके रिश्तेदारों के हाथों क्रूरता को दंडित करने के उद्देश्य से भारतीय दंड संहिता की धारा 498A को कानून में शामिल किया गया था। हाल के वैवाहिक विवादों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और ऐसा प्रतीत होता है कि कई मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 498A का दुरुपयोग किया जाता रहा है और असंतुष्ट पत्नियों द्वारा उक्त धारा को ढाल के बजाय हथियार के रूप में उपयोग किया जाता है।
अदालत ने कहा कि छोटी मोटी वैवाहिक झड़पें अक्सर गंभीर रूप धारण कर लेती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जघन्य अपराध होते हैं, जिसमें पत्नियों द्वारा परिवार के बुजुर्गों को झूठा फंसाया जाता है। अदालत के समक्ष याचिकाओं का मामला था कि उनके खिलाफ यातना का आरोप लगाते हुए दायर की गई शिकायत झूठी थी, क्योंकि वे उस समय यात्रा कर रहे थे। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता हैदराबाद में रहते हैं, जबकि कथित घटना धनबाद में हुई थी। न्यायालय ने यह भी देखा कि मामले में याचिकाकर्ताओं की भूमिका का खुलासा नहीं किया गया था और उनके खिलाफ आरोप केवल सामान्य और अस्पष्ट थे। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 498 के तहत निराधार मामले दर्ज करने पर निराशा व्यक्त करते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ संज्ञान लेने के आदेश सहित पूरी आपराधिक कार्रवाई को खारिज कर दिया। अगली खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने एक शिक्षक को बरी करते हुए कहा है कि जिस पर अपने छात्र के साथ बलात्कार का आरोप था, केवल आशंकाओं और भावनाओं के आधार पर आपराधिक सजा नहीं दी जा सकती। जस्टिस अतुल श्रीधरन और मोहन लाल ने पाया है कि ये साबित करने के लिए कोई कानूनी सबूत नहीं है कि शिक्षक ने कथित बलात्कार किया था। अन्य कारकों के अलावा अदालत ने पाया कि मामला दर्ज करने में 38 दिनों की अस्पष्ट देरी हुई थी और चिकित्सा साक्ष्य शिकायतकर्ता की घटनाओं के संस्करण का खंडन करते थे। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता दोषी को कमजोर, अस्थिर और अस्वीकार्य सबूतों के आधार पर उसके खिलाफ लगाए गए अपराधों के लिए दोषी ठहराना बेहद खतरनाक और जोखिम भरा होगा। पृष्ठभूमि के अनुसार एक सरकारी स्कूल के शिक्षक पर 8वीं कक्षा की छात्रा ने स्कूल के बाद अपने आवास पर उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया। उसने ये भी आरोप लगाया कि शिक्षक ने धमकी दी कि अगर उसने घटना के बारे में किसी और को बताया तो उसे परीक्षा नहीं देने दी जाएगी। कथित घटना जुलाई 2015 में हुई बताई गई और ऐसे में हालांकि शिकायत तक केवल 38 दिन बाद ही अगस्त 2015 में दर्ज करा दी गई थी। दर्ज करने के साथ ही इस तरह की अत्यधिक देरी के कारण उच्च न्यायालय को अभियोजन पक्ष के मामले में संदेह हुआ। इसके अलावा अगस्त में छात्रा की गई मेडिकल जांच से पता चला कि उसकी हाइमन ताजा फटी थी, जबकि 38 दिन पहले ऐसा नहीं हो सका था। राहुल बनाम दिल्ली राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए कोर्ट ने आगे कहा कि केवल आशंका और भावनाओं से प्रभावित होकर किसी आरोपी को दोष सिद्ध दंड नहीं दिया जा सकता। इसीलिए अदालत ने शिक्षक को बरी कर दिया और ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, जिसने पहले उसे 20 साल की कैद की सजा सुनाई थी। वहीं जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर के लिए कॉलेजियम की सिफारिशों पर केंद्र की मनमानी कार्रवाई पर सर्वोच्च न्यायालय ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा है कि पिक एंड चूज चलन खत्म हो, वरना कोर्ट कुछ ऐसा निर्णय लेगा जो सख्त होगा। दरअसल केंद्र कॉलेजियम की सिफारिशों में वरिष्ठता को नजरअंदाज करते हुए केंद्र अपने तरीके से नियुक्तियां का आदेश दे रहा है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसा चलन रहा तो युवा वकीलों को पीठ में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। कोर्ट ने कहा कि 14 नाम सरकार के पास लंबित हैं और 5 नाम कॉलेजियम द्वारा दोहराए जाने के बावजूद लंबित है। इस संदर्भ में आइए समझते हैं कि जजों की नियुक्ति कैसे होती है। इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर्स इसकी जानकारी देंगी, आप भी सुनिए। The Supreme Court had disapproved of the pick and choose method for the appointment of judges. इंडिया में सबऑर्डिनेट जुडिशरी के लिए जजेस की अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पर हाई कोर्ट करता है। वहीं पर हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉलेजियम के रिकमेंडेशन पर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक रीसेंट हियरिंग में अपना कंसर्न कॉलेजियम प्रपोजल के जजेस अपॉइंटमेंट पर जाहिर किया। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की पिक एंड चूज अप्रोच को, जो कि कॉलेजियम प्रपोज करता है जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए, उसको भी क्रिटिसाइज किया। कोर्ट ने जजेस की सेलेक्टिव अपॉइंटमेंट पर डिसअप्रूव जाहिर किया और जुडिशियल अपॉइंटमेंट में ट्रांसपेरेंसी और कंसिस्टेंसी पर जोर दिया।
एडवोकेट एसोसिएशन ऑफ बेंगलुरु ने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस पर कोर्ट की 2021 जजमेंट टाइमलाइन को ना फॉलो करने पर कंटेम्प्ट पिटीशन का केस फाइल किया था। कोर्ट ने गवर्नमेंट को अर्ज किया कि वो सिलेक्टिव अपॉइंटमेंट को बंद कर दे और वार्न भी किया। कोर्ट ने हाईलाइट करते हुए यह भी बताया कि कैसे ये इशू यंग लॉयर्स के लिए बेंच तक जाने में डिफिकल्टी राइज करता है बिकॉज ऑफ डिले एंड सेलेक्टिव अपॉइंटमेंट। और चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.